नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित। आप देख रहे हैं विवेकानंद सिविल सर्विस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ने जा रहे हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे आज के टॉपिक में कि भारत के संविधान की विशेषताएं क्या है, जो हमारा जो संविधान है उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं। पहली बात तो कि ये एक कंटिन्यूअस सीरीज चल रही है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल को तो आप वो करें। और वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है नीचे, उसमें ऐप, हमारी जो कोचिंग का ऐप है उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको यूट्यूब और इस झंझट में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। जो भी यहाँ पर क्लास शूट की जाती है वो हम वहाँ उसमें डालेंगे, और अगले कुछ दिनों में उसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके अलावा उसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो संविधान की विशेषताएं क्या है, इसको हम 2 या 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। देखिए, संविधान की विशेषताओं से बहुत सारी मूलभूत जो अवधारणाएं वो उनके संबंध में हमारी समझ विकसित होगी। ठीक है, जैसे संसदीय व्यवस्था क्या है, संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था क्या है। इसके अलावा अगर भारत का संविधान लिखित संविधान है तो लिखित संविधान का मतलब क्या होता है, विश्व का सबसे लंबा संविधान है तो इसका मतलब क्या होता है। इन कुछ चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में बांटेंगे, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, अगर हम संविधान की विशेषताओं की बात करें तो इससे क्या क्या चीजें हमें पता चलती है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात और सबसे पहली जो हमारे संविधान की विशेषता है वो है कि विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी ये आपको याद रखना है कि जब भी किसी देश के संविधान को लिखित संविधान बोला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि संविधान को लिपिबद्ध किया हुआ है या पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है या कॉपी के अंदर लिखा हुआ है, ये नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि उस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। तो भारत के संविधान को लिखित संविधान क्यों कहा जाता है, इसके पीछे जो बड़ा कारण है या इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन हुआ था, और उस संविधान सभा ने एक निश्चित समय में संविधान का क्या किया, निर्माण किया था। ठीक है, तो चूंकि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, इसलिए भारत का संविधान एक क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, अब रही बात सबसे लंबा संविधान है। तो ये सबसे लंबा क्यों है, क्योंकि इसमें 395 आर्टिकल थे मूल संविधान में, अभी भी वही है लेकिन उसमें सब आर्टिकल जुड़े। इसमें 22 भाग थे, इसमें 8 अनुसूचियां थी। इतना डिटेल और वाइड में इसमें प्रोविजन किए गए, तो इसलिए इसे विश्व का सबसे लंबा संविधान माना जाता है। लेकिन यह सवाल ये है कि भारत के संविधान को सबसे लंबा क्यों बनाया गया, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। अमेरिका की तरह शॉर्ट में भी तो प्रावधान किए जा सकते थे, लेकिन यहां सब कुछ वाइड में, सब कुछ डिटेल में बनाने के लिए के पीछे कारण क्या था। तो इसमें जो सबसे पहला जो कारण है वो है भारत की विविधता। भारत एक विविधता वाला देश है। अगर विविधता बहुत ज्यादा होती है तो अलग अलग समुदाय, अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग रीति रिवाज वाले लोग वहां निवास करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, तो उनमें बहुसंख्यक भी हो सकते हैं, अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, उसमें एक उच्च वर्ग के लोग भी हो सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, एक क्षेत्र विकास की दृष्टि से आगे हो सकता है, दूसरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से पीछे हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें इसमें थी। ऐसे में एक वर्ग प्रभावी ना हो, एक समुदाय प्रभावी ना हो, एक व्यक्ति की तानाशाही ना चले, ऐसी चीजें ना आए, इसलिए भारत के संविधान को सबसे लंबा किया गया। सब कुछ जो प्रावधान थे उनमें से अधिकांश भविष्य पर नहीं छोड़े गए। संविधान सभा ने सारी चीजें वहीं क्लियर की कि आपातकाल लगेगा तो ऐसे लगेगा, हटेगा तो इस तरीके से हटेगा, आपातकाल में ये अधिकार चले जाएंगे, ये अधिकार बचे रहेंगे। ये सब करने की जरूरत ही इसलिए थी क्योंकि भविष्य में कहीं ना कहीं इतनी विविधता वाले देश में, इतनी सांस्कृतिक, भाषाई, क्षेत्रीय विविधता वाले देश में एक वर्ग, एक क्षेत्र, एक जाति हावी हो सकती है, एक संप्रदाय हावी हो सकता है। ऐसे में अगर संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट होंगे तो उन लोगों के हितों की रक्षा की जा सकेगी जो प्रभावी नहीं है। ठीक है, दूसरा, संविधान सभा उच्च शिक्षित थी। देखिए, अगर हमें कानून की जानकारी नहीं है, अगर हमें विधि की जानकारी नहीं है, पेचीदगियां हम लोग नहीं समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में तो हम आनंद फानंद में जैसा हमें थोड़ा बहुत आता है वैसा प्रावधान कर देंगे।
लेकिन जो भारत की संविधान सभा थी वो उच्च शिक्षित थी, उसको विश्व की सबसे ज्यादा शिक्षित संविधान सभाओं में शामिल किया जाता है। तो जब उच्च शिक्षित लोग आते हैं तो वो सारी चीजों की समझ रखते हैं। अधिकांश जो लोग थे वो वकील थे, तो वो कानून की और भी अच्छी समझ रखते थे। तो उन्होंने विस्तृत प्रावधान किए क्योंकि वो समझ रखते थे मुद्दों की। अगर आपको समझ ही नहीं है मुद्दे की या अधिकारों की तो फिर आप शॉर्ट में काम को निपटा देंगे। नेक्स्ट, विस्तृत प्रावधान, जो भी मैंने ऊपर बात की कि हर एक चीज का विस्तृत प्रावधान किया गया। मौलिक अधिकार दिए गए तो डिटेल में प्रावधान किया गया, कैसे मिलेंगे, कैसे वापस ले लिए जाएंगे, यानी युक्ति युक्त प्रतिबंध है वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, ये सारे प्रावधान किए तो संविधान लंबा होता चला गया। और 1935 के अधिनियम का प्रावधान, देखिए जो 1935 का अधिनियम था वो भी बहुत बड़ा था, वो भी बहुत वाइड था, और उनमें से अधिकांश चीजें अपनाई गई, तो फिर भारत का जो संविधान है वो भी विस्तृत हो गया। ये कारण था कि संविधान सबसे लंबा है। अब क्यों इसको सबसे लंबा कहा गया, इसमें भी थोड़ा सा जो भी हमने बात की थी कि इसमें 395 आर्टिकल है, अभी तो 450 से ज्यादा इसमें आर्टिकल हो गए, लेकिन आप एक बात ध्यान देना, अभी भी मूल आर्टिकल 395 है। 396 नंबर का कोई आर्टिकल हमारे संविधान में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन सब आर्टिकल ऐड होते चले गए। ठीक है, जैसे अगर आप आर्टिकल 243 को ही देखेंगे तो उसमें 243 ए से जेड तक, फिर जेड ए, जेड बी, इस तरीके से आर्टिकल ऐड कर दिए गए। बहुत फेमस है 300 ए, तो ए एक अलग आर्टिकल हो गया। इस तरीके से इनकी संख्या 450 से ज्यादा हो सकती है, पर मूल तो 395 ही है। 22 भाग थे। अभी आप एक्टिव यानी सक्रिय भाग की बात करें तो संख्या 25 हो गई है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जो मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए जो 22 भाग है उनमें से इसका मतलब ये हुआ कि एक भाग को हटाया गया और 4 भाग जोड़े गए, यानी 4 जो पार्ट थे वो आगे चलकर क्या किए गए, ऐड किए गए। तो 4 भाग कौन कौन से जोड़े गए वो थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। एक तो जोड़ा गया भाग 4A, ठीक है। भाग 4A के अंदर क्या है, लोगों के फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जोड़ा गया वो था भाग 9A, ठीक है। 9A का प्रावधान किया गया और ये आपका जोड़ा गया किससे, 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। और इसके अंदर किसका, नगर पालिका से संबंधित प्रावधान कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर जोड़ा गया भाग 9B, भाग 9B जोड़ा गया और इसको जोड़ा 97वें संविधान संशोधन से जोड़ा। और इसमें जो प्रावधान है वो है किसका, सहकारी समितियों का प्रावधान कर दिया गया। फिर एक और भाग जो बहुत पहले जोड़ दिया गया था वो था भाग 14A, ठीक है। कौन सा भाग जोड़ा था, भाग 14A जोड़ा गया और इसके अंदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड कुछ प्रोविजन किए गए थे। ये ट्रिब्यूनल क्या है इसको आगे हम लोग पढ़ने वाले। तो ये भाग जोड़े गए और जो भाग 7 था उसको 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान से हटा दिया गया। उसके अंदर क्या प्रावधान थे, उसमें जो मेन जो प्रावधान किए गए थे वो ये थे कि पहले उसमें ए बी सी डी कैटेगरी के स्टेट थे और जब 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ तो फिर ए बी और सी कैटेगरी के राज्यों की जरूरत नहीं थी और जब जरूरत नहीं थी तो उस भाग को हटा दिया गया। और कौन से भाग को, भाग 7 को हटा दिया गया। यानी अभी जो हमारे सामने या हमारे पास जो संविधान के भाग है, पार्ट है, उसमें ये नहीं है, ठीक है। तो जब ये नहीं है, 4 जोड़े गए, 22 और 4 26 और 1 हटा दिया गया तो कितने बचे, 25 भाग है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं। अभी हम लोगों ने बात की थी जो मूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर तो कितनी, 8 अनुसूचियां ही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। तो वो भी थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है कि जो 4 अनुसूचियां हैं वो किस तरीके से या कौन कौन सी थी। तो सबसे पहली जो अनुसूची थी वो कौन सी थी, 9वीं अनुसूची थी, ठीक है। 9th शेड्यूल था। ये जो 9वीं अनुसूची थी इसको किसके माध्यम से,
पहले संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है, और पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में हुआ, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ये बहुत चर्चित अनुसूची है कि जब भी किसी कानून को, किसी व्यवस्था को न्यायिक समीक्षा से बचाना होता है, जुडिशियल रिव्यू से अलग रखना होता है, तो मांग की जाती है कि कानून बना दीजिए और उसको पहली अनुसूची में 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। क्योंकि जिस समय 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था उसमें यह प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो भी विधि डाली जाएगी संसद के द्वारा कानून बनाकर या राज्य विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर उसमें अगर डाल दिया जाता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकेगा, यह प्रावधान था। लेकिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दे दिया कि 1973 के बाद से जो भी विषय 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए हम उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अब 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। फिर सवाल उठता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि सर्वोच्च न्यायालय को 2007 में ऐसा बोलना पड़ा, इससे पहले तो सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो उसके पीछे भी जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि 9वीं अनुसूची में अननेसेसरी बहुत सारे कानूनों को शामिल किया गया जिनकी जरूरत नहीं थी। यानी कानून बनाया और आपको बचना था सर्वोच्च न्यायालय को, आपको पता था कि सर्वोच्च न्यायालय इसको हटा देगा, इसको समाप्त कर देगा या इसको असंवैधानिक घोषित कर देगा विधि को, तो आप उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते। तो एक प्रकार से 9वीं अनुसूची में 200 से ज्यादा कानून बनाकर डाल दिए गए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 को ही क्यों शामिल किया कि 1973 या इसके बाद जो भी डाले गए उसकी हम न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो इसमें भी जो कंसेप्ट है वो याद रखना है कि 1973 में ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद का निर्णय आया था, ठीक है, और उसमें संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक ढांचे की संकल्पना को अपनाया गया। और जब मौलिक ढांचे की संकल्पना को अपना लिया गया तो मौलिक ढांचे में अगर कोई परिवर्तन किया और 9वीं अनुसूची में आपने शामिल किया तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद जो अनुसूची जोड़ी गई वो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। 10वीं अनुसूची को किसके माध्यम से जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन आपने किया और इसके माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा। इसके अंदर क्या प्रावधान है? बहुत प्रसिद्ध है ये भी, और वो है दल बदल से संबंधित प्रोविजन किए गए। तो दल बदल क्या है इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया किसके माध्यम से? 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ठीक है। और इसके अंदर किसका? जो ग्राम पंचायतें हैं उन ग्राम पंचायतों से संबंधित कितने 29 जो सब्जेक्ट है वो शामिल किए गए। फिर किसको? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और 12वीं अनुसूची को किसके माध्यम से जोड़ा? 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा, ठीक है। और इसमें किसका प्रावधान? नगर पालिका से संबंधित जो 18 विषय है वो इसमें शामिल कर लिए गए। यानी ग्राम पंचायतों को किन विषय पर काम करना है, नगर पालिकाओं को किन विषय पर काम करना है, वो चीजें इसमें शामिल की गई। ये पहली विशेषता थी कि विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान। बस आपको यहाँ लिखित संविधान का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि लिखित संविधान ऐसे संविधान को कहा जाता है जिसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया हो। नेक्स्ट जो दूसरी विशेषता है वो है अनम्य एवं नम्यता का मिश्रण। जो भारत का जो संविधान है वो रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण है, ठीक है, या जिसे कठोर और लचीला संविधान भी कहा जाता है। अनम्य मतलब कभी कभी जो शब्द प्रयोग में लिया जाता है वो है क्या? कठोर, ठीक है, और नम्य मतलब लचीला। यानी जो भारत का संविधान है वो कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण है। ये शब्द किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में प्रयोग में लिए जाते हैं कि संविधान अनम्य और नम्य है? तो इसका भी कंसेप्ट आप समझिए कि संविधान संशोधन के जो आधार है, संविधान संशोधन के जो तरीके हैं, उन तरीकों के आधार पर किसी देश के संविधान को नम्य और अनम्य कहा जाता है। अगर संविधान के संशोधन के लिए संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता पड़े, जो कुछ ऐसे प्रावधान कर दिए जाए संविधान में जिनको बदलना हो, जिनमें किसी प्रकार का संशोधन करना हो,
तो आपको किसकी जरूरत पड़े, विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़े, तो ऐसे संविधान को अनम्य कहा जाता है। ऐसे संविधान को क्या कहा जाता है, कठोर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रावधान है हमारे संविधान में, जैसे मौलिक अधिकारों की बात हो, नीति निर्देशक तत्वों की बात हो, इसके अलावा जो अलग अलग जो सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची, उनमें किसी प्रकार की परिवर्तन की बात हो तो आपको विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिनमें संशोधन सामान्य कानून की तरह आप कर सकते हैं, तो इसे नम्य कहा जाता है। यानी आसानी से अगर आप संविधान में संशोधन कर सकें तो नम्य, अगर संशोधन करने के लिए विशिष्ट बहुमत की जरूरत पड़े तो अनम्य या कठोर संविधान। ठीक है, तो भारत के संविधान में दोनों प्रकार के प्रावधान हैं, आसानी से संशोधन होने वाले प्रावधान भी और कठोरता जिसकी जरूरत पड़ती है, यानी विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, वैसे प्रावधान भी है। इसलिए संविधान अनम्य और नम्यता का मिश्रण है। ठीक है, तीसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि संसदीय शासन व्यवस्था का पाया जाना। ठीक है, हमारा जो संविधान है उसमें स्पष्ट रूप में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये कहां से प्रभावित है, तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम या यूके से प्रभावित है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, हमें ये टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत डिटेल में मैं इसको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सतही आपको याद रखना है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या होती है। सबसे पहली विशेषता है नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है, जो संसदीय शासन व्यवस्था उसकी पहली और एक मूलभूत विशेषता होती है कि नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका अलग अलग होती है। अब देखिए, जो भारत की अगर हम बात करें तो नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वो कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, ये नाम मात्र का कार्यपालक है, और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो है मंत्रिपरिषद। वास्तविक कार्यपालिका क्या है, मंत्रिपरिषद। एक बात आप ध्यान रखना, हम बहुत छोटी सी और एक आधारभूत गलती हम करते हैं, बेसिक मिस्टेक। जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है तो हम प्रधानमंत्री बोल देते हैं। ठीक है, जो सतही तौर पर सही है पर वास्तव में पूरी तरीके से सही नहीं है। जब भी आप वास्तविक कार्यपालिका की बात करेंगे भारत में तो आपको मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर काम करता है, ना कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर। मंत्रिपरिषद का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन वो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के, बिना मंत्रिपरिषद में बात किए, विचार किए राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकता। राष्ट्रपति ऐसी सलाह को मानने से इनकार कर सकता है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका है भारत में वो मंत्रिपरिषद है, अकेला पीएम नहीं है। हाँ, इस मंत्रिपरिषद का हेड पीएम होता है, इसलिए हम सतही तौर पर बोल देते हैं कि जो वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री है, पर क्या होती है, मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट, कार्यपालिका विधायिका का अंग है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, ठीक है, जब भी ये शब्द का प्रयोग होता है कि कार्यपालिका विधायिका का अंग है, तो मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो मंत्रिपरिषद के सदस्य कहां से होने चाहिए, संसद के सदस्य भी होने चाहिए। यानी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाया जाएगा जो संसद का सदस्य हो। अगर सदस्य नहीं है और मंत्री बना भी दिया गया तो उसे कितने समय के भीतर, 6 माह के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है। अभी आपको पता होगा, अभी इसी कोरोना के ड्यूरेशन में आपने महाराष्ट्र की में एक जो समस्या हुई थी, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बन गए लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो फिर सिफारिश की गई कि संवैधानिक संकट उत्पन्न ना हो, इसलिए उद्धव ठाकरे को जो महाराष्ट्र की जो विधान परिषद है उसके सदस्य के रूप में राज्यपाल मनोनीत कर दे, राज्यपाल का जो कोटा है उससे। बाद में ऐसा तो नहीं हुआ, वहां पर चुनाव हुए और उद्धव ठाकरे जो है वो निर्विरोध विधान परिषद के सदस्य बन गए। तो मंत्री बने रहना, प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करना तभी संभव है जब आप संसद के सदस्य हो। अगर नहीं भी है तो 6 माह के भीतर आपको संसद की सदस्यता ले लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल की सरकार होती है। निम्न सदन क्या है, निम्न सदन है लोकसभा। यानी अगर आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो आपकी क्या बनेगी, सरकार बनेगी। ठीक है, और निम्न सदन में बहुमत नहीं तो सरकार नहीं बनेगी, फिर वही हंग असेंबली हो सकती है, यानी कि अलग अलग जो दल है वो गठबंधन करके सरकार बनाए, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी जिनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है।
एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो नेतृत्व होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। यही आप देख सकते हैं, जैसे जो भी बातें होती है, जो भी कुछ चलता है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में चलता है। जैसे भारत में नरेंद्र मोदी चर्चा होती तो वो नरेंद्र मोदी की होती है, आलोचना होती तो वो भी नरेंद्र मोदी की होती है, क्योंकि वो भारत के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। ये चीजें आप लोगों को याद रखना है किसमें, संसदीय शासन व्यवस्था में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे संघात्मक के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण, लेकिन इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में हम लोग संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे और बेसिक कंसेप्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कुछ विशेषताएं, और जो तीसरा पार्ट होगा उसमें कि भारत के संविधान पर किन किन देशों का प्रभाव है, यानी कौन कौन सी चीजें हमने महत्वपूर्ण देशों से अपनाई है। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो आप करिए, और किसी प्रकार की आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की। थैंक यू, धन्यवाद।